तो देखो अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए वो तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस था, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव 1 में सिंगल करेक्ट चॉइस और ऑब्जेक्टिव 2 का मल्टीपल करेक्ट चॉइस दोनों हैंडल किए। अब तुम्हारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। छोटा बड़ा सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। लिखा है मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट and 20 meter due south to reach a field. What distance he has to walk to reach the field? What is his displacement? देखिए, अगर पहला पार्ट आप बनाएंगे ना, पहले तो एक फिगर बना लीजिए। फिगर बना देने से आपको चीजें दिखने लगेगी। ये आपके पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को बताने का एक तरीका। तो ये हम लोग के पास ईस्ट रहा, इधर नॉर्थ है, फिर उसके बाद ये साउथ है और ये वेस्ट है। जब वो पर्सन चलना स्टार्ट किया, उसको ग्रीन से दिखाते हैं, तो लिखा है 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ईस्ट एंड 20 मीटर साउथ। तो पहले आप उसको 50 मीटर नॉर्थ की तरफ चलाइए, ये रहा 50 मीटर नॉर्थ। फिर उसके बाद 40 मीटर ईस्ट की तरफ चलाइए, ये रहा 40 मीटर ईस्ट। और उसके बाद 20 मीटर साउथ की तरफ चलाइए, ये रहा 20 मीटर साउथ। ठीक है। तो ओवरऑल अगर कोई तुमसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछ ले, तब तो हम थोड़ा एक बाद में बात करते हैं, लेकिन चलो ओ से लेके ए तक मेरा फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है, ए से बी तक दूसरा है और बी से सी तक है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया डिस्टेंस निकालने, तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। तो वो आप ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी को ऐड करके निकाल सकते हैं, वो आपका आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको ओ से सी तक का वेक्टर सम करना होगा। तो जब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको वेक्टर सम करना है ओ ए प्लस ए बी वैक्टर और प्लस आपके पास है बीसी वैक्टर। इन तीनों वैक्टर का वेक्टर सम करना है। तो ओ ए को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे? बिकॉज ये 50 मीटर है तो आप यहाँ पे लिखने वाले हो 50 जे कैप। ए बी इज 40 मीटर, ये 40 मीटर का है तो आप यहाँ लिखने वाले हो 40 आई कैप। और जो हम लगा बीसी है वो 20 मीटर है, तो आप यहाँ पे लिखने वाले हो 20 के साथ माइनस ऑफ जे कैप। अब आप इसी को सॉल्व कर दो, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर। अगर कोई तुमसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछ लिया तो ओ से लेके जो सी तक का लाइन ज्वाइन करोगे, दिस इज योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसी जो आएगा। उसके बाद अगर देख लेना आंसर में मैग्नीट्यूड लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा है वैसे सॉल्व कर लेना। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लिखा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20 मीटर and then return along the same line to the point minus 20 meter. Find the distance and displacement of the particle during the trip. खुद पे बनाओ, अपने से बनाओ, अपना एक फिगर बना लो। पहले जाएगा यहाँ से 20 मीटर, उसके बाद लौटेगा -20 तक, बस ये फिगर है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करना है, यहाँ पे +20 तक जाना है और फिर आपको -20 तक जाना है। फिर आपको इसी में जो डाटा पूछा है बताइए। 25 में लिखा है इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाई एयर and 320 kilometer by road. An aeroplane takes 30 minutes to go from Patna to Ranchi, whereas a deluxe bus takes 8 hours. Find the average speed. अभी देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेस है जिसको आप कह रहे हैं पटना, ये आपका प्लेस है जिसको आप कह रहे हैं रांची। अगर आप डिस्प्लेसमेंट का बात कीजिएगा तो ये रहा पटना से रांची डिस्प्लेसमेंट, जो बेसिकली जब एरोप्लेन चलता है तो वो डिस्प्लेसमेंट को ही फॉलो करता है। और जब आप रोड से आएंगे तो रोड तो जो पाथ फॉलो करेगा उस हिसाब से आना पड़ेगा। तो ये आपको बेसिकली बस का डिस्टेंस बताएगा। तो क्वेश्चन में लिखा है कि ये आपका 320 किलोमीटर होता है, 320 किलोमीटर होता है, और ये वाला आपका है ना 260 किलोमीटर रहता है। ये क्वेश्चन में मेंशन है। अब एरोप्लेन को लगता है, एरोप्लेन का जो टाइम टेकन बाय एरोप्लेन है वो आपका 30 मिनट्स है, हाफ आवर्स है। और जो टाइम टेकन बाय बस है वो आपका कितना है भाई?
8 आवर्स, 8 आवर्स। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ए में पूछा फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन। अच्छा देखिए, जब आप प्लेन का बात करेंगे ना, जब आप प्लेन का बात करेंगे तो वैसे केस में आपके पास प्लेन का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। तो चाहे आपसे एवरेज स्पीड पूछे या फिर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछे, दोनों का आंसर सेम ही है। और दोनों का आंसर है पूरा का पूरा डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट 260 किलोमीटर है, और एरोप्लेन का समय लगा है 1/2 आवर्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, चाहे डिस्टेंस पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पूछे, देन योर आंसर इज 520 किलोमीटर पर आवर। ये एरोप्लेन के लिए दोनों आंसर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। अच्छा, जब बस के लिए बात करते हो, जब आप एवरेज स्पीड लोगे बस का, तो डिस्टेंस आप लोगे और टाइम से डिवाइड करोगे। डिस्टेंस तो आपका 320 किलोमीटर है और टाइम आपको लगा है 8 आवर्स, ठीक है। लेकिन जब आप इसी में एवरेज वेलोसिटी बोलोगे, किसका? बस का, बस का। हम लोग अभी किसका बात कर रहे हैं? हम लोग अभी बस का बात कर रहे हैं। जब आप एवरेज वेलोसिटी का बात करोगे तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा, और डिस्प्लेसमेंट बस के लिए कितना है? 260, टाइम है 8 आवर्स। यही आंसर। तो आपको थोड़ा अच्छे से समझना, प्लेन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, इसलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम है। बस के केस में डिस्टेंस 320 किलोमीटर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 260 किलोमीटर है, तो आंसर उसके हिसाब से। When a person leaves his home for sightseeing by his car, the meter reads 12352 kilometers. When he returned home after 2 hours, time लगा 2 घंटा, his reading is 12416 kilometer. What is the average speed of the car during his period? What is the average velocity? देखिए, एवरेज वेलोसिटी का आंसर 0 है, कारण घर से निकला था, घर पे ही पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट 0 है। और जब आप एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं तो पहले आप डिस्टेंस निकालिएगा। डिस्टेंस कैसे निकलेगा? स्पीडोमीटर का डिफरेंस, स्पीडोमीटर नहीं, जो डिस्टेंस का रीडिंग है उसका डिफरेंस 12416 माइनस 12352 किलोमीटर, ये उसका डिस्टेंस है। और कितना समय लगा? 2 घंटा लगा। आराम से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा। एवरेज वेलोसिटी 0 है क्योंकि घर से निकला था। मान लो ये अपने घर से निकला, पूरा घूमा और उसके बाद घर ही आ गया, तो वैसे केस में उसका एवरेज वेलोसिटी कितना है? 0 है। क्यों? क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन एवरेज स्पीड 0 नहीं है। ठीक है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, दिमाग। लिखा है एन एथलीट टेक्स 2 seconds टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। देखो, एथलीट का जब भी मोशन होगा ना तो स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है। बोला गया जो फाइनल वेलोसिटी है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, जिसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 5 मीटर पर सेकेंड आता है। मीटर पर सेकेंड में बदल लेना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए आप क्या करते हैं भाई? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कीजिएगा तो याद। और इसमें जो उसको समय लगा वो 2 सेकेंड है। अब सीधा सीधा आप समझो, क्या v इक्वल्स टू u प्लस 80 पढ़े हो? v के जगह पे 5 पुट कर दिए, u 0 है, एक्सेलेरेशन आपको निकालना है और समय है 2 सेकेंड। तो आपके एक्सेलेरेशन का वैल्यू हो गया 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खुद से भी कर सकते हो। लिखा है स्पीड ऑफ ए कार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन। यहाँ स्पीड और टाइम का फंक्शन है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन द 8 सेकेंड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। हम लोग ये सीखे थे कि कहीं भी अगर स्पीड या वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ रहेगा तो एरिया अंडर कर्व, जो एरिया हमारा कर्व के अंदर का होगा वही हमारा डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखो, तुम्हारा काम ये है कि 8 सेकेंड तक एक लाइन खींच लो यहाँ पर। देखिए, जितना समय बोलेगा हम लोग वहीं तक ना बात करेंगे, 8 बोला 8 बात करेंगे। तुम्हारा काम है बस इस ट्रायंगल के अंदर का एरिया निकालना। ये जो एरिया आएगा, दैट एरिया विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये एरिया ही डिस्टेंस आएगा। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस बेस तो आपको 8 दिख रहा है और हाइट में आपका 20 हो जाएगा क्योंकि 20 ही 8 टच कर रहा है।
ठीक है, कर लेना अपने से। हाफ बेस के जगह पे 8 लिख दिए और हाइट के जगह पे 20 लिख दिए। सॉल्व करो आंसर। लिखा एक्सेलरेशन ऑफ ए कार्ट स्टार्टेड एट t इक्वल्स टू 0 वेरीज विद टाइम एज शोन इन फिगर, फाइंड द डिस्टेंस traveled in 30 seconds, draw the position time graph. Where is graph? देखो यस, यहाँ पे है ना ग्राफ मिसिंग है, तो इसको आप है ना कर लेंगे, बुक से देख के खुद से कर लेंगे। लिखा है फिगर shows द ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर अ पार्टिकल। अच्छा, ये एक्सेलेरेशन ग्राफ है ना, पीछे वाला है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा हमको इसको चेक भी करना है, एक फोन भी आ गया है। चलो इसको ठीक कर लिए हैं, तो जो पिछला फिगर मिसिंग था उसको हम ले आए हैं। ध्यान से देखो, अब इसमें कर लेते हैं। लिखा है द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार्ट स्टार्टेड एट t इक्वल्स टू 0 वेरीज विद टाइम एज शोन इन फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकंड्स एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। जरा गौर करो, 0 से लेके 10 सेकंड तक तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है, 10 से लेके 20 सेकंड तक कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और 20 से 30 तक फिर से निगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन। हम पूरे मोशन को तुमको यहाँ पर एक्सिस के ऊपर दिखाते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे एक बॉडी यहाँ से मोशन स्टार्ट किया और वो एक्स एक्सिस पे चले जा रहा है। जब ये मोशन स्टार्ट हुआ, उस पॉइंट को आप ए कह लीजिए, और ये x इक्वल्स टू 0 था मान लो, और यहाँ पे टाइम भी 0 था, यहाँ पे वेलोसिटी भी 0 है। ए से लेके हम एक बी तक एक पॉइंट पकड़ते हैं। ये मेरा टाइम, यहाँ पे पहुंचने में टाइम लगा 10 सेकेंड। इस समय मेरे पास एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, मतलब जिधर मोशन है उधर ही एक्सेलरेशन है। और अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो उस एक्सेलरेशन का वैल्यू क्वेश्चन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। जैसे ग्राफ में देखोगे ना, यहाँ पे लिखा है ना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन। बी से लेके सी तक फिर हम एक पॉइंट मार्क करते हैं, यहाँ का टाइम 20 सेकेंड्स लिख रहे हैं, तो एक्चुअली बी से सी तक का इंटरवल 10 सेकेंड का ही है, लेकिन यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और सी से लेके डी तक, मान लो यहाँ तक डी है, यहाँ हम लोग पहुंचे हैं 30 सेकेंड में, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग सी से डी तक का बात करें, वहां एक निगेटिव एक्सेलरेशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन का वैल्यू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो ओवरऑल मोशन में ए से लेके बी तक तुम्हारे पास एक्सेलरेटेड मोशन है, जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक साथ है, और सी से डी तक डिसलेरेटेड मोशन तुम्हारे पास है। आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, तो आपको ए से बी तक, बी से सी और सी से डी तक का कंसेप्ट लेके चलना है। अच्छा, ए से बी में इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन बी से सी में वेलोसिटी होगा, कुछ वेलोसिटी होगा जो कांस्टेंट होगा। ओके, बी से सी में, और उसके बाद जब आप डी पे पहुंचे हैं तो याद रखिएगा कि आपका फाइनल वेलोसिटी फिर से 0 होगा। तो पहले आप ए से बी तक का मोशन देखिए, ए टू बी। सीधा सीधा अगर हम चाहें तो क्या हम एस ए बी का कैलकुलेशन यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से कर सकते हैं। तो यू वाला टर्म तो 0 है, यहाँ लगा हाफ, एक्सेलेरेशन की जगह पे 5 है और टाइम की जगह पे 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हुआ, 5 से डिवाइड करेंगे 250 आएगा, मतलब एस ए बी 250 मीटर है। अगर हम बी तक पहुंचने का एक वेलोसिटी निकाले तो हम लिखेंगे ना u प्लस ए टी। तो मेरे u का वैल्यू 0 है, एक्सेलेरेशन मेरा 5 है और टाइम है 10। मतलब जब बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो बॉडी के पास 50 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी होगा। ये वेलोसिटी जो बी पॉइंट पे वेलोसिटी है, दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ भी हम लोग 50 मीटर पर सेकेंड से ही पहुंचेंगे, क्योंकि बी से सी तक कोई एक्सेलेरेशन तो है नहीं,
अगर बी से सी तक कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो अगर हम बी से सी तक का बात करें तो जो डिस्टेंस बी से सी तक आएगा वो वेलोसिटी ले लो बी का और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो वेलोसिटी है 50 और टाइम है 10, मतलब ये डिस्टेंस आपका 500 मीटर आएगा जो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कवर कर रहा है, 500 मीटर। अब आ जाओ सी से डी तक, सी से डी तक, सी टू डी। अगेन आपको वो डिस्टेंस चाहिए तो आपके लिए डिस्टेंस में बहुत सिंपल, हम यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा देते हैं। और s जो आएगा वो कहाँ से आएगा, c से d तक। देखिए d पे जाके फाइनली वो रेस्ट में आ गया था तो d तक उसका वेलोसिटी 0 और c पे उसका वेलोसिटी 50 था, यहाँ 2 था, एक्सेलरेशन -5 था और फिर हम लोगों के पास डिस्टेंस st है। यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 5 दूनी 10 हो गया, वहां 2500, ये भी आएगा आपका CD जो है वो 250 मीटर ही आएगा, 250 मीटर। तो अब जरा आप फिगर पे आइए और समझिए, अगर मेरा पहला पार्ट, हम थोड़ा सा इसको कलर बदल दे, मेरे ए बी का डिस्टेंस 250 है, बी से सी तक जो है वो 500 मीटर है और फिर सी से डी तक 250 है। तो अगर तुमसे कोई बोल दे कि ए से लेके डी तक का टोटल डिस्टेंस क्या है या टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या है, तो जब आप ए से डी तक पूरा बात करेंगे, ए से डी तक, तो आपका टोटल डिस्टेंस जो है वो आपका 1000 मीटर आएगा, 1000 मीटर आएगा। सही है। तो क्वेश्चन एक चीज और बोला है, बोला है क्या कि आप देखिए, आप इस पूरे मोशन का एक्सटी ग्राफ बनाइए, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो हम आपके सामने कुछ रख रहे हैं, उस चीज को समझना, ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस के लिए हम वापस से जा रहे हैं, उस ग्राफ को एक बार लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझना, थोड़ा हमको यहाँ पे हेल्प लेना पड़ेगा फिगर का। हम फिर से है ना एक बार फिगर को कॉपी पेस्ट करके पूरा ग्राफ हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए, हमको एक्सलेशन टाइम ग्राफ से पूरा का पूरा प्लॉट करना है एक्सटी ग्राफ तक। तो हम इसको 3 हिस्से में बांटे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन करते हैं ना, यही करने तो बैठे हैं ना। पहला हिस्सा हम एक्सलेशन का दिखाना चाहते हैं, दूसरा हिस्सा हम जीरो एक्सलेशन का दिखाना चाहते हैं और तीसरा हिस्सा हम आपको रिटार्डेशन का दिखाना चाहते हैं। ये 3 हिस्से। पहले हम बनाएंगे इसका वीटी ग्राफ और फिर वीटी को यूज करके हम बनाएंगे इसका एक्सटी ग्राफ। ठीक है, ये मेरे पास वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होगा और जब ये बन जाएगा तो फिर हम लोग है ना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाएंगे। देखिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मेरा वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा विथ कांस्टेंट स्लोप, क्योंकि स्लोप जो है वही मेरा एक्सेलरेशन बताता है। अब उसके बाद देखो, एक्सेलरेशन 0 है तो मेरे वीटी ग्राफ का स्लोप 0 होगा और फिर एक्सेलरेशन निगेटिव है तो मेरे वीटी ग्राफ का स्लोप निगेटिव होगा, क्योंकि वीटी ग्राफ के स्लोप से आपको एक्सेलरेशन का आइडिया मिलता है। तो अगर ऊपर वाला 80 है तो उसका वीटी ग्राफ नीचे बना हुआ है। अब इस वीटी को देख के हम लोग एक्सटी बनाएंगे। वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप बढ़ेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्लोप, स्ट्रेट लाइन है ये। और फिर उसके बाद वेलोसिटी घट रहा है तो स्लोप घटेगा और अल्टीमेटली स्लोप 0 हो जाएगा। तो ये है आपका ए से लेके बी तक का मोशन, बी से लेके सी तक और सी से लेके डी तक। याद रखना, बी से सी तक का जो मोशन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी का है। ठीक है, ए से बी इंक्रीजिंग वेलोसिटी है क्योंकि मोशन एक्सेलरेटेड है,
बी से सी कांस्टेंट वेलोसिटी है और सी से डी फिर डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो ये इसका एक्सटी ग्राफ रहा। ठीक है, क्वेश्चन सब है ना आपके इस बुक का बेहतरीन है, तो आपको है ना बहुत अच्छे तरीके से एक एक को हैंडल करते चलना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर shows the graph of velocity versus time for a particle going along the x-axis। ये VT ग्राफ है। फाइंड एक्सेलरेशन। तो देखो हम ये बनाने नहीं जा रहे, हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप निकाल लीजिए। जो हमारे VT ग्राफ का स्लोप आएगा वही एक्चुअली एक्सेलरेशन होगा, करेक्ट है। और फिर आपसे पूछा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड्स। 0 से 10 सेकेंड तक का आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो 0 से लेके 10 सेकेंड तक के ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल लो। ये जो अंदर का एरिया होगा, VT ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा वही हमारा 0 से 10 सेकेंड तक का आपका डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट भी होगा, दोनों सेम ही है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस बार सेम। रीजन क्या है कि वेलोसिटी अपना डायरेक्शन नहीं बदला। तो जो हमारा डिस्टेंस है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है और दोनों है एरिया अंडर VT ग्राफ। बस VT ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल लीजिए, आपको यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Figure shows the graph of the x coordinate of a particle going along the x axis as a function of time. Find a average velocity। अच्छा आप देखो, अगर आपसे वेलोसिटी पूछा जा रहा है और आपके पास xt ग्राफ है, xt, ठीक है, तो आप इसमें देख लो क्या तरीका। अगर आपसे पूछा गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी खास इंस्टेंट पे, जैसे बी पार्ट हम देख रहे हैं ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो आपको उस इंस्टेंट पे स्लोप निकालना है xt का। और अगर आपसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी, तो आपको उस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट निकालना है और आपको टाइम से डिवाइड करना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने का मतलब है एरिया, नहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट देखना है, एरिया नहीं होगा, एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट देखना है और उस डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देना है एवरेज वेलोसिटी के लिए। तो क्वेश्चन के फर्स्ट हिस्से में बोला गया एवरेज वेलोसिटी निकालो 0 से 10 सेकेंड तक। तो देखो जीरो टाइम पे 0 पे था और 10 सेकेंड पे तुम अगर गौर करोगे तो 100 मीटर पे खड़ा है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया 100 और टाइम हो गया 10 सेकेंड। दिस इज योर 10 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब कब निकालना है, 2 पे, 5 पे, 8 पे और 12 पे। तो 2 सेकेंड पे अगर तुम गौर करोगे ना, तो यहाँ पे इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग 2 सेकेंड पे बात करेंगे तो जो वेलोसिटी 1 आएगा वो आएगा tan θ1। और tan θ1 के लिए परपेंडिकुलर है 50 और बेस है 2.5। परपेंडिकुलर है 50 और बेस है 2.5। तो ये आ रहा है आपका लगभग 20 मीटर पर सेकेंड। कब पूछा अगला, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पे देखिए, थोड़ा फिगर को हम बढ़ा कर दे। 5 सेकेंड पे देखिए तो यहाँ पे स्लोप 0 है। जब आप 5 सेकेंड पे बात करेंगे तो 5 सेकेंड पे आपको स्लोप 0 दिखाई देगा और स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी भी 0। फिर आपसे बोला है, तो बोला भाई 8 सेकेंड्स पे, 8 सेकेंड मतलब समवेयर एट दिस पॉइंट। अब आपको यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए आपको इस ट्रायंगल का सहारा लेना पड़ेगा, ये ट्रायंगल, बस इतना ही ट्रायंगल। यहाँ मान लो θ2 बना हुआ है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या इसका ये परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन जो यहां से यहां तक है केवल, क्या वो 50 है? और बेस लाइन यहां से लेके यहां तक है, क्या वो फिर से 2.5 है? तो आप जब 8 सेकेंड पे बात करेंगे, एट 8 सेकेंड्स अगर आप बात करेंगे
तो आपका स्लोप tan थीटा 2, और tan थीटा 2 का मतलब है आपका वेलोसिटी 2। यह आपका आ गया फिर से 50/2.5, दैट इज अगेन 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन इस तरीके के कंसेप्ट, आप 12 में खुद निकाल लेना। एक तो वो निगेटिव आएगा, फिगर में ही दिख रहा है, 12 में लोगे तो यहाँ आएगा। ठीक है, ये पूरा ले लेना, परपेंडिकुलर ले लेना 100 और बेस ले लेना 5। परपेंडिकुलर ले लेना 100, और क्योंकि ये एंगल आपका आएगा θ3, tan θ3 निकालिएगा, आंसर आएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़िए। From the velocity time plot shown in figure, the distance traveled by the particle during the first 40 seconds. Also find the average velocity during this period. देखिए भाई, एरिया मान लीजिए ये A1 आया, ये एरिया A2 आया, एरिया निकालना आपका काम है। तो अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, दोनों एरिया को ऐड कर लीजिए। ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, दोनों एरिया को माइनस कर लीजिए। अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो बस डिस्प्लेसमेंट जो आएगा उसमें टाइम 40 सेकंड से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन हमको देख के लग रहा है सब कुछ सिमेट्री है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव एरिया दिख रहा है उतना ही निगेटिव एरिया भी दिख रहा है। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, माइनस करोगे, तो वो 0 आ जाएगा, डिस्टेंस 0 नहीं आएगा। बाकी ज्यादा बताएंगे नहीं, अब आप इसको खुद से बनाएंगे। ठीक है, figure shows xt graph of a particle. Find the time t such that the average velocity of the particle during the period is 0. देखिए भाई, एवरेज वेलोसिटी को 0 करना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट को 0 करना है। और डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब, देखो मोशन स्टार्ट हुआ था x इक्वल्स टू 20 मीटर से, वापस से देखो कि x इक्वल्स टू 20 मीटर पे ये दोबारा कब पहुंचा। थोड़ा ये बहुत ऊपर बन गया। ये सही बना। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये वो पर्टिकुलर, अब हमको टाइम लेना है इसका। ये वो पर्टिकुलर टाइम होगा, 10 सेकंड तो नहीं आ रहा, 10 सेकंड से थोड़ा राइट आ रहा है। ये वो पर्टिकुलर टाइम होगा, ये वो पर्टिकुलर टाइम होगा, पता नहीं, शायद हमको लगता है 12 सेकंड के आसपास होगा, 11-12, जहां पे पार्टिकल 20 मीटर से चला था तो वापस से 20 मीटर पे पहुंचा है। तो इस 12 सेकंड के इंटरवल में अगर कोई एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछ दे, देन योर आंसर इज 0। ठीक है, ये वो समय है जहां से चला था वहीं पहुंचा है, तो आपको ऐसे सोचना है। लिखा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल अलोंग द सॉलिड कर्व एज शोन इन फिगर। फाइंड अप्रोक्सीमेटली द पोजीशन बी ऑफ द पार्टिकल सच दैट द एवरेज वेलोसिटी between the position A and B has the same direction as the instantaneous velocity. देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा जो रास्ता आप फॉलो करते हैं उसके ऊपर टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। जो भी रास्ता आप फॉलो करते हैं ना, उस पे जो आप टेंजेंट बनाइएगा, एवरेज वेलोसिटी उस डायरेक्शन में होता है। एवरेज, सॉरी गलत बोल दिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस डायरेक्शन में होता है। और एवरेज वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है। एवरेज वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है। तो जब आप इस पॉइंट पे इस ग्राफ को और बड़ा करते हैं, अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनाते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आप ड्रॉ करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आप ड्रॉ करते हैं तो देखिए वो कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए जैसे इस पॉइंट पे हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनाना है, तो ये है v इंस्टेंटेनियस। अगर हमको इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनाना है तो ये है मेरा v इंस्टेंटेनियस। अगर हमको इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनाना है तो ये है मेरा v इंस्टेंटेनियस, समझे? ये है v इंस्टेंटेनियस।
अब आप सोचो एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो देखो जैसे हमको ए पॉइंट से एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन बनाना है, तो जो भी मेरा ए पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन आएगा ना, वही मेरे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। देखो जैसे अगर हम ए से इसको मिलाए तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन, तो यही है मेरा एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन। समझे? एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के तरफ होता है। तो हमको जैसे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अगर हम ए पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाए, इस पॉइंट को, तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मेरा एवरेज वेलोसिटी भी आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन मेरे हिसाब से इस पॉइंट पे सेम होगा। ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी आएगा, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो आप शुरू में बनाए ही थे टेंजेंट। इस पॉइंट पे देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ एवरेज वेलोसिटी आ रहा है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग अलग है। किस पॉइंट पे? ये P1 पे बोल रहे हैं। P1 पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन इस P2 पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है। P2 पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, लेकिन P1 पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है। तो आपको सेम वाला खोजना था। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बढ़िया है। लिखा है, an object having a velocity 4 मीटर accelerated at the rate of this for 5 seconds. Find the distance traveled during the period of acceleration. खुद से बनाओ, ठीक है, अपने से। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है, person traveling at 43.2 किलोमीटर पर आवर applies the brakes, gives a deceleration of 6 मीटर per second square to his scooter. How far will it travel before stopping? खुद से बनाओ, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, आपको डिस्टेंस निकालना है। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। खुद से बनाओ। लिखा है, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट, 30 सेकंड। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड देन ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। उसके बाद 1 मिनट में वो रेस्ट में आया। Find A, the total distance moved by the train. B, the maximum speed attained by the train. C, the position of the train at half the maximum speed. Position of the train at half the maximum speed. खुद से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। एक बार एक्सप्लोरेट कीजिए, हम आपको एक ग्राफ बना दे ताकि आपको समझ में आए। हम एक ग्राफ बना के आपको थोड़ा इसमें सपोर्ट कर देना चाहते हैं बस, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बनाना खुद से। देखिए, पहले ये एक्सलरेट होगा, VT ग्राफ बना रहे हैं। पहले ये एक्सलरेट होगा, लेकिन एक्सलरेशन ज्यादा है, स्लोप ज्यादा बनाइएगा। फिर उसके बाद ये डिसलरेट होगा, डिसलरेशन कम है, स्लोप कम बनाइएगा। सर आपको कैसे पता चला कि डिसलरेशन कम है? देखो एक्सलरेशन 30 मिनट में हुआ, सॉरी हाफ मिनट में हुआ है, और डिसलरेशन है ना 1 मिनट में हुआ है, 1 मिनट में। तो यहाँ पे जो तुम्हारा θ1 आएगा, ठीक है, तो याद रखना कि tan θ1 का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी टाइम देखते हैं, जस्ट अ मिनट, तो देखो एक्सेलरेशन हाफ मिनट में हुआ था, डिसलेशन है ना 1 मिनट में हुआ है। तो डिसलेशन का जो एंगल निकालोगे ना, वो मेरे हिसाब से इसका आधा आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर तुम वहां पे tan θ2 लोगे तो वो मेरे हिसाब से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। फिर आप यहीं से आप सारा डिस्कशन स्टार्ट कीजिए। ये आपका वेलोसिटी का 1 मिनट, ये आपके वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। टाइम है ये शुरुआत का 30 सेकेंड है, 0 से लेके A तक 30 सेकेंड है,
और ए से लेके बी तक बात कर रहे 60 सेकंड है। अब सब कुछ आपके पास है, बाकी आप कैलकुलेट। हाँ, एक चीज और यहाँ बोला है, द पोजिशन एंड पोजिशंस बोला है ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। देखिए मैक्सिमम स्पीड का आधा लीजिए, चलिए आधा लेते, मैक्सिमम स्पीड का हाफ करते। ये देखिए, क्या मैक्सिमम स्पीड का हाफ आपको दो जगह दिखाई दे रहा है? मैक्सिमम स्पीड का हाफ आपको एक बार यहां दिखाई देगा और एक बार यहां दिखाई देगा। तो आपको दो पोजीशन और दो टाइम ऐसा मिलेगा जब स्पीड मैक्सिमम का हाफ रहेगा, एक बार बढ़ते हुए मैक्सिमम का हाफ, एक बार घटते हुए मैक्सिमम का हाफ। तो इसीलिए आपसे बोला पोजीशन या पोजीशंस। सारा डिस्कशन करना है खुद से, सोचना है। अब आपको सोचना भी है खुद से, इतना क्वेश्चंस कर रहे हो, इतना कर रहे हो, तो कुछ क्वेश्चन तो अब अपने से भी करना होगा ना। लिखा है बुलेट ट्रैवलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट अ ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.4 मीटर, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। तो भाई आपका इनिशियल वेलोसिटी देखिए तो 16 दिया है, फाइनल वेलोसिटी देखिए तो 0 मालूम है, रुक गया है, और आपके पास जो डिस्टेंस कवर्ड है वो 0.4 मीटर है। सबसे पहले इन सबको यूज कीजिए और एक्सेलरेशन निकालिए, और एक बार एक्सेलरेशन आ जाए तो फिर s इज इक्वल्स टू या v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, कहीं से भी लगा लीजिए, जो भी आपको लगता है वहां से टाइम निकालिए। पहले आप इन तीनों को यूज करके एक्सेलरेशन निकालिए, फिर आप जो इक्वेशन चाहिए v इक्वल्स टू यू प्लस एटी या s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वहां से अपना टाइम निकालो। एक बात याद रखना इस तरह के न्यूमेरिकल में, जो ट्री ट्रंक रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा ना वो सेम होगा। इसमें कभी कभी का क्वेश्चन क्या है ना, हम इस क्वेश्चन पे ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, ये आप खुद से निकाल लीजिए। कभी कभी का क्वेश्चन क्या है सुनना, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत जगह तुमको दिखेगा। मान लो ये ट्री ट्रंक है, बोला गया देखिए एक बुलेट फायर किया गया इसमें, इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है। तो क्या हुआ ना कि ये जब एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया, मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है d1, 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर ऐसा कुछ दे दिया, तो इसका वेलोसिटी हाफ हो गया, आधा हो गया। तो बताओ इसको पूरा रुकने में कितना डिस्टेंस कवर होगा, पूरा रुकने में इसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा ये निकालो। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का तरीका है कि आप पहले डाटा से ट्री ट्रंक का रिटार्डेशन निकाल ले, रिटार्डेशन मतलब जो एक्सेलरेशन देगा, निगेटिव एक्सेलरेशन, और अगले केस में उसी रिटार्डेशन को यूज करें, क्योंकि ट्री ट्रंक का रिटार्डेशन तो सेम रहेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको इसमें खूब मिलता है, ध्यान रखिएगा। लिखे बुलेट गोइंग विद स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड इंटर्स अ कॉन्क्रीट वॉल और पेनिट्रेट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, फाइंड द डिसलेरेशन। खुद से बनाओ। इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, फिर से बोलेंगे डिस्टेंस आपका 5 सेंटीमीटर दिया है, मीटर में बदल लीजिएगा, और आपको निकालना है रिटार्डेशन। सीधा यूज करो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और ऐसे ही न्यूमेरिकल पिछला 3 न्यूमेरिकल इसी तरह का हो गया, ध्यान रखना। लिखा पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट टेक्स 5 सेकंड्स टू रीच द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। खुद से बनाओ, ठीक है, कर लोगे, आराम से कर लोगे, कोई हार्ड है ही नहीं। है एचसीवी का क्वेश्चन लेकिन हार्ड नहीं है। अरे एचसीवी में भी क्या है, 10-15 को क्वेश्चन होगा जो हार्ड होगा, और क्या, जहां कुछ सिखाना बचता है, नहीं तो सब सिंपल। लिखा है ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। चलो ये इस क्वेश्चन में कुछ काम है, उसको ध्यान से समझो। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम, इसको आप रिएक्शन टाइम कहते हैं। और ड्राइवर, if he is driving a car at a speed of 54 km per hour and the brakes causes a deceleration of 6 meter per second square, find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes on.
थोड़ा सा इस मैकेनिज्म को समझिएगा। ये जो यहाँ पे लिखा है ना रिएक्शन टाइम, उस रिएक्शन टाइम को आप समझिएगा। मान लीजिए जैसे आप कोई भी इवेंट देखते हैं, मान लीजिए आप कोई इवेंट देखते हैं, और जब आप इवेंट देखते हैं तो इवेंट के देखने के क्षण भर के बाद, इवेंट देखने के क्षण भर के बाद आप उसके प्रति कोई रिएक्शन देते हैं, सही है। अभी एक बच्चा वाला खेल बहुत सिंपल है ना, कि ऐसे बीच में हाथ रखोगे, तुम्हारा फ्रेंड इस पे तुमको इधर से उधर से मारेगा, तो उसमें देखना किसी किसी का होता क्या है ना, कि तुम हाथ रखे हो और कोई जब हाथ चलाता तुम अपना हाथ हटा चुके, और कोई क्या है, तू बच्चा पिटाते रहता है, इधर से मारेगा इधर से मारेगा, मतलब उसका रिएक्शन इतना फास्ट नहीं है ना कि वो तुम्हारे हाथ को देखता है चलते हुए। लेकिन कोई भी फेनोमेनन होता कैसे है कि तुम्हारा आई उस फेनोमेनन को देखा, फिर वो आई जो है वो मैसेज सिग्नल भेजता है ब्रेन में, और फिर ब्रेन उस बॉडी के उस पार्ट को है ना मैसेज सिग्नल बोलता है कि क्या आपको करना है। तो जो ये बच्चा वाला खेल है ना, जो ऐसे ऐसे हम लोग मारते रहते हैं हाथ में, वो बहुत अच्छा है रिएक्शन टाइम को घटाने का। रिएक्शन टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिएक्शन टाइम ज्यादा होगा तो कोई चीज तुम देखेगा, उसके प्रति रिएक्ट करने में तुमको लग जाएगा बहुत समय। रिएक्शन टाइम कम होना चाहिए ताकि आप क्विक डिसीजन ले, क्विक डिसीजन। तो उसका प्रैक्टिस आपको बचपन से इस तरीके से करना होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ड्राइवर है ना, गाड़ी चला रहा है, अब वो सामने में अचानक से किसी बच्चे को, किसी पर्सन को देख लेता है रोड पर, और लगता है कि ब्रेक्स लगाना चाहिए। तो आंख देखा, मैसेज सिग्नल गया ब्रेन में, ब्रेन बोला पैर को कि हाँ भाई ब्रेक्स लगाओ, या अगर बाइक है तो हाथ में ब्रेक लगाओ। इसमें कुछ सेकंड्स का इंटरवल होता है। जैसे यहां पे क्वेश्चन में लिखा है 0.2 सेकेंड्स। मतलब ड्राइवर किसी चीज को देखेगा कि हाँ कोई रोड पे खड़ा है, ब्रेक्स लगाना चाहिए, ब्रेक्स दबने के पहले तक उसको 0.2 सेकेंड लग जाएगा ये सोचने में कि ब्रेक्स दबाना है। समझे? ऑन द कंसेप्ट ऑफ दिस, इसको दिमाग में रख के आपको ये न्यूमेरिकल बनाना है, और फिर ब्रेक्स लगेगा, फिर गाड़ी रुकेगा। तो चलिए देखते हैं, इस पूरे चीज को ध्यान से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए इस रोड पे कोई ड्राइवर अपना गाड़ी लेके चल रहा है, ये आपका व्हीकल है। तीन अलग अलग पोजीशन पे बना लिए। देखिए, व्हीकल यहाँ है, ये t=0 सेकेंड्स है, जहां उसके ड्राइवर को लगा कि हाँ भाई ब्रेक्स लगाना चाहिए, और ये है t=0.2 सेकेंड्स, जहां तक गाड़ी उसी रफ्तार से चलेगा जिस रफ्तार से पहले था, क्योंकि अभी तक ब्रेक्स लगा नहीं है, ठीक है। तो यहां तक मेरे गाड़ी का रफ्तार 54 किलोमीटर पर आवर, जो 15 मीटर पर सेकेंड आता है, वही रहेगा। देन आफ्टर, इस पॉइंट के बाद ब्रेक्स आर अप्लाइड, और अगर ब्रेक्स आर अप्लाइड तो एक निगेटिव एक्सेलरेशन इसके बाद आता है, निगेटिव एक्सेलरेशन इसके बाद आता है, इसके बाद आता है, और वो निगेटिव एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर फाइनली वो व्हीकल जाके रेस्ट में आता है, ठीक है। आपको सबसे पहले ये पता करना है कि यहां से यहां तक इसको कितना समय लगा, यहां से यहां तक उसको कितना समय लगा। मान लेते हैं ये टाइम टी लगा, ठीक है। तो क्या हम मोशन को तीन हिस्से में बांट दे, ए बी, जहां तक मेरा गाड़ी उसी कांस्टेंट स्पीड से चला, फिर बी सी रिटार्डेशन। तो बी से सी तक अगर आपको कार का देखना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, तो हम लोग बी से सी तक लगाएंगे, v² = u² + 2s। v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू है 15, 2 -6, और s, तो मेरे पास आ गया 12s = 15 का स्क्वायर 225। तो आपके पास s का वैल्यू हो गया 225 में 12 से डिवाइड कर लो।
12 का 12, 105, 12 96, 5 4 9, 84, लगभग इतना मीटर, ऐसे इक्वल टू 18.75 मीटर लगा उसको रुकने में। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो मतलब डिस्टेंस है, ये लगा है 18.75 मीटर्स अप्लाई करने। अब हमको पहले ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि ए से बी तक का दूरी कितना है जब तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला। ए से बी तक, ए टू बी, जब वो सोच रहा था कि ब्रेक्स अप्लाई करना है, तो इसमें जो डिस्टेंस आएगा आपका, क्या हम सीधा सीधा उसमें वेलोसिटी इनटू टाइम कर दें? तो वेलोसिटी है 15 और टाइम है 0.2, तो ये आ गया आपका 3 मीटर। 3 मीटर ना, हाँ 3 मीटर। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस जो ए से लेके मेरा सी तक का टोटल डिस्टेंस है, जिसको आप स्टॉपिंग डिस्टेंस कह सकते हैं, कि कोई भी नीड को देख के गाड़ी को रुकने में कितना समय लगा, तो 3 प्लस 18.75, so overall that distance is 21.75 मीटर। ओवरऑल दैट डिस्टेंस इज 21.75 मीटर, इतना डिस्टेंस है। क्लियर है? तो ऐसे चीजों को लेके चलना होता है। यहाँ रिएक्शन टाइम का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इवेंट को देखते हो आप, तो उसके प्रति रिएक्ट करने में आपको कितना समय लगता है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे इस पूरे फेनोमेनन का एक वीटी ग्राफ बनाए, छोटा सा वीटी ग्राफ यहाँ बनाते हैं, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम। तो देखो शुरुआत में ये 0.2 सेकेंड तक कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी वैसे ही रहेगा। उसके बाद फिर ये घटेगा यहाँ से और 0 होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का शुरुआत में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, वही कांस्टेंट वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, 0.2 सेकेंड्स तक। और उसके बाद फिर ये घट के है ना 0 होगा 0.2 सेकेंड्स तक, और फिर उसके बाद ये घट के 0 होगा। ये इसका वीटी ग्राफ। तो आप इसके अंदर का एरिया से भी है ना, आप चाहेंगे तो ये डिस्टेंस से सब निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर से आपको ये टाइम, यहाँ का टाइम निकालना पड़ेगा, तो वो आप कैलकुलेशन देखिए। बहुत बढ़िया, कुछ नया कुछ सिखाने के लिए। ठीक है, रिएक्शन टाइम। लिखा है पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट गोइंग अ मोटर बाइक, गोइंग ऑन अ मोटर बाइक। Motorbike crosses a turning at a speed of 72 km per hour and Jeep follows it at a speed of 90 km per hour, crossing the turning 10 seconds later than the bike. Assuming that they travel at a constant speed, how far from the turning will the Jeep catches up the bike? खुद से बनाओ। रिलेटिव मोशन में ऐसा क्वेश्चंस खुद किए हो तो अभी खुद से करना है तुमको, है ना। पुलिसमैन का मोशन कल्प्रिट के रिस्पेक्ट में सोचना है, पुलिसमैन का मोशन कल्प्रिट के रिस्पेक्ट में सोचना है, ज्यादा नहीं बताएंगे, अपने से बनेगी। लिखा है कार ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर कार ट्रैवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर, अज्यूमिंग दैट ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक। बोल दे फिर से, खुद से बनाइए। आप अपने रिलेटिव मोशन में देखिएगा, ओवरटेकिंग का न्यूमेरिकल आपको कराया गया है, तो उसमें है ना खुद से देखिए। अच्छा हाँ, बस यहाँ पे एक चीज हमको बताना है, यहाँ पे एक कार का लेंथ 5 मीटर है, दूसरा कार भी 5 मीटर का ही होगा, तो जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा ओवरटेकिंग के अंदर वो 5 + 5 दैट इज 10 मीटर होगा। जो हमारा वेलोसिटी रिलेटिव होगा, एक से दूसरे को माइनस कर लो, 18 किलोमीटर पर आवर होगा, मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5 मीटर पर सेकंड होगा। तो आपका एक्सेलरेशन तो कोई है नहीं, तो सीधा सीधा अगर टाइम निकालोगे ना, तो एस रिलेटिव डिवाइडेड बाय वी रिलेटिव आ गया। लो, बात बात में बन ही गया। एस रिलेटिव आपका 10 है, वी रिलेटिव आपका 5 है, तो आपको 2 सेकंड लगेगा। अब 2 सेकंड तो निकल गया ओवरटेकिंग में, अब रोड डिस्टेंस कितना निकालना है, तो रोड डिस्टेंस आपको क्या निकालना है, देयरफॉर एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक। अगर आप डिस्टेंस ए का लेते हैं तो आप वेलोसिटी ए का लीजिए, इनटू टाइम कीजिए। ए का वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे, 60 × 5/18, और टाइम लगा है 2 सेकंड। सॉल्व कर दो आंसर। ये है ओवरटेकिंग में रोड पे कितना डिस्टेंस चला है। एक के रिस्पेक्ट में तो दूसरा 10 मीटर चला है, लेकिन रोड पे कितना चला वो सामने।
क्वेश्चन नंबर 44 लिखा है बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर। A, the maximum height. B, the time to reach the maximum height. C, the speed at half the maximum height. अपने से बनाओ। कोई एक बॉल को आप, ये आपका लेवल है, ये सब क्वेश्चन खुद से करना है और ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। यहां से एक बॉल को आप ऊपर फेंके। जब आप बॉल को ऊपर फेंके तो ऐसे मोशन में आप सीखे हो कि पहले बॉल ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद वहां से वापस आएगा। ये आपका बॉल है, ये उसका इनिशियल वेलोसिटी है। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन इट इज 50 मीटर पर सेकेंड। आपको भी मालूम है कि इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको जी लेना है, विच इज अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको सारा कुछ यहाँ से सोचना है। ए से चला, बी इज द पॉइंट वेयर मैक्सिमम हाइट इज रीच्ड, और इसमें फिर अब कुछ नहीं बता रहे हैं, इसको आपको खुद से बनाना है। जो अलग क्वेश्चन है, जो कुछ डिफरेंट है, वो आपको समझा रहे हैं। बाकी जो पहले आप कर रखे हैं उसको आपको एक बार प्रैक्टिस के लिए हम छोड़ रहे हैं, आप खुद से बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। लिखा है बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बैलून गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। इफ द बैलून वाज एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक्स इन रीचिंग द ग्राउंड। चलिए, ये कुछ नया है, ठीक है, ये कुछ नया है, सीखिए। नया क्या है? ऐसा क्वेश्चन आपका पहले हो चुका है, लेकिन इसमें है कुछ नया जो फिर से एक बार बात होना चाहिए। किसी क्षण आप मान के चलो कि आपका बैलून जो है वो जमीन से 60 मीटर ऊपर है। ये है वो बैलून, ठीक है, ये बैलून ऊपर जा रहा है। थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान देना सबको। बैलून ऊपर, वेलोसिटी ऑफ बैलून विच इज 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये बैलून पर। अब इसमें कोई पर्सन खड़ा होके अगर किसी बॉल को ड्रॉप करता है, तो यहाँ पे एक वर्ड जो ड्रॉप है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ऐसा डिस्कशन हम पहले भी बैचेस में कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम एक बार करना चाहते हैं क्योंकि ये है कुछ अलग। देखिए, जब आपसे बोला जाता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बैलून बोलो, तो आप बोलते हो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ बैलून। ऑब्जेक्ट का बैलून के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 होता है अगर आपका इफ ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, if object is dropped with respect to balloon, then याद रखना कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का बैलून के रिस्पेक्ट में वो 0 है। तो अगर ऐसा है तो 0 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ बैलून। अब बैलून को इधर कर दो, या यूं कहो कि जो हमारे ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेलोसिटी है वो उतना ही है जितना कि बैलून का है। ऑब्जेक्ट का उतना ही वेलोसिटी है एक्चुअल जितना कि बैलून का है। मतलब जब आपके हाथ से ये छोड़ा जाएगा, ये बॉल जब आपके हाथ से छूटेगा, ये ऑब्जेक्ट जब आपके हाथ से छूटेगा, तो वो बैलून के रफ्तार के साथ पहले ऊपर जाएगा, पहले ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद नीचे आएगा। पहले ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा। बात समझे? अब कोई कोई क्या सोचता है कि सर ड्रॉपिंग है तो जहां से छोड़े वहां से नीचे आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा बैलून ऊपर जा रहा है, तो जो मेरे बैलून का वेलोसिटी है उतना वेलोसिटी मेरे उस ऑब्जेक्ट के पास अपने आ जाएगा, मेरे उस ऑब्जेक्ट के पास खुद आ जाएगा। ये आपको यहां से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इसका मोशन कैसे सोचेंगे? तो इसका मोशन हम वैसे ही सोचेंगे जैसे किसी टावर से किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं। आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीचिंग द ग्राउंड। अब आप यहां पे बना लीजिए ए, ऊपर है बी, चलिए जमीन को ले लेते हैं सी। सीधा आप ए से सी तक सोचिए, ए से सी तक सोचिए, डाटा तैयार करते हैं।
फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक, क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट -60 मीटर है? बिल्कुल है। क्या मेरा वेलोसिटी +7 मीटर पर सेकेंड है? बिल्कुल है। क्या मेरा एक्सेलेरेशन -g है? हाँ है। अब आप इन सबको इक्वेशन में लगाइए। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। s के जगह पे आप -60 पुट किए, u के जगह पे आप 70 लिख दिए, यहाँ हो गया 1/2। एक्सेलेरेशन के जगह पे आप -10g ले लिए, t का स्क्वायर। तो आपके पास बना -60 इज इक्वल्स टू 7t - 5 ऑफ t²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5t² -70 -60 इज इक्वल्स टू 0। अब आपका काम है इसको सॉल्व करके टाइम निकालना। सॉल्व फॉर टी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टाइम निकालना, सॉल्व करना। ठीक है। मेन न्यूमेरिकल मेरा ये नीचे का कैलकुलेशन नहीं है, मेन न्यूमेरिकल मेरा ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप अगर किसी मूविंग फ्रेम से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप वर्ड होने के बावजूद ऑब्जेक्ट के पास एक्चुअल वेलोसिटी उतना ही होता है जितना कि उस मूविंग फ्रेम का होता है। यहाँ बैलून है, कभी ट्रेन आएगा, कभी बाइक आएगा, कभी कुछ और आएगा। अगर बाइक पे आप चल रहे हैं और बाइक का रफ्तार 40 किलोमीटर/आवर है और आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं बाइक से गिरने के लिए, तो याद रखिए आपके रिस्पेक्ट में तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ड्रॉप है, लेकिन एक्चुअली कोई जमीन से अगर देख रहा होगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी उतना ही है जितना कि बाइक के पास। समझे?